everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं नई यूनिट, दैट इज़ आपकी यूनिट 2 रिसर्च प्लान. जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले सेशन में कहा था कि हम रिसर्च प्लान स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और यहाँ से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है. ठीक है, और इससे पहले ऑलरेडी हम अपने यूनिट 1 को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है उनको ज़रूर देख लीजिएगा. उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में शेयर कर दूंगी, साथ ही उसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगी ताकि आपको सारी वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएं. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. अब हमने अपनी पिछली वीडियो में दैट इज़ आपकी यूनिट 1 की जो लास्ट सीरीज़ है उसमें हमने डिस्कस किया था जो आपका रिसर्च प्रोसेस है, किस तरीके से प्रोसेस काम करता है, क्या स्टेप्स होते हैं, राइट. तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमें इन स्टेप्स को इन डिटेल डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि आगे आपके जो टॉपिक्स हैं दैट इज़ आपका हाइपोथेसिस, टेस्ट एंड ऑल, उसमें आपको इन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी. आपको जब तक ये स्टेप्स नहीं पता होंगे आप आगे कोई भी इसमें जो टेस्ट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आपका काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, ये सब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा जो रिसर्च प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो रिसर्च प्लान में सबसे पहला स्टेप होता है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम, कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हम सल्यूशन ढूंढना चाहते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं. आपके पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप किस चीज़ का आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए. ठीक है, सो विदाउट अ प्रॉब्लम रिसर्च कैन नॉट प्रोसीड बिकॉज देयर इज नथिंग टू प्रोसीड फ्रॉम एंड प्रोसीड टूवर्ड्स. ऑब्वियस बात है, जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप सोल्यूशन किस चीज़ का ढूंढेंगे, तो आप रिसर्च भी कंडक्ट नहीं कर सकते बिना किसी वैलिड प्रॉब्लम के. ठीक, सो देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च इज टू परसीव अ प्रॉब्लम, ईदर इट कैन बी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल. अब ये आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिकल भी हो सकती है और थ्योरेटिकल भी हो सकती है. ठीक, प्रैक्टिकल इन द सेंस ये हो सकता है कि आप कुछ ऐसे डेटास को कलेक्ट करना चाहते हैं जो प्रैक्टिकल इन नेचर है. थ्योरेटिकल ऐसा हो सकता है कि जो ऑलरेडी थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है, जो नॉलेज ऑलरेडी, आप उसमें कुछ एनहांसमेंट चाहते हैं. तो हम दोनों ही तरीके से रिसर्च कर सकते हैं. ठीक, सो द रिकॉग्निशन और एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम motivates the research. So it may be noted that research is the process of repeated search for truth and facts. जो आपका वर्ड है रिसर्च, मैंने आपको बताया है कि ये दो वर्ड से यहाँ पे मिलके बना है, री प्लस सर्च. मतलब कि जो ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज है उसको हम क्या करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, उसमें और एनहांसमेंट लाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, लेकिन जो एनहांसमेंट लाया जाता है वो वैलिड होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, उसमें ट्रुथनेस होनी चाहिए, फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए. ठीक है, अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम टू सर्च फॉर इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट प्रोसीड. दस अ प्रॉब्लम सेट्स द गोल और डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च. तो आपकी जो प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं उसी के बेसिस पे आपको पता चलता है आगे कि आप किस चीज़ पर रिसर्च करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड है आपका प्रॉब्लम, इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं. सो बाय प्रॉब्लम वी मीन एनी कंडीशन और सर्कमस्टांस इन विच वन डज नॉट नो हाउ टू एक्ट एंड व्हाट टू एक्सेप्ट एज ट्रू. ठीक है, अब अगर कोई भी आपके सामने कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है तब आपको यही नहीं समझ में आता ना कि मुझे इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, इसमें मैं कैसे एक्ट करूं. तो प्रॉब्लम क्या होती है, एक नॉर्मल कंडीशन या सर्कमस्टांसेस होती है जिसमें हमको ये नहीं पता होता है कि क्या सच है क्या झूठ है, उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से इसमें हमें एक्ट करना है. ठीक, सो इन अवर कॉमन यूसेज व्हेन वी आर अनेबल टू असेस अ थिंग करेक्टली वी ऑफन से दैट इट इज प्रॉब्लमैटिक. ठीक है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अक्सर यही फीलिंग आती है कि ये तो वैसे भी प्रॉब्लमैटिक है ही, राइट. दस द रिसर्चर हु सेलेक्ट्स अ प्रॉब्लम फॉर्मुलेट्स अ हाइपोथेसिस और पोस्टुलेट्स अ थ्योरेटिकल assumption that this or that is true or this or that thing will
डू। देखिए जो आपका वर्ड है ये हाइपोथेसिस, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपने एक स्टेटमेंट फॉर्म किया, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या मतलब होता है कि आपने सिर्फ कुछ चीज़ों को यहाँ पर प्री अज्यूम किया है। जैसे आपकी कभी डेट शीट रिलीज होती है तो उसमें लिखा होता है टेंटेटिव डेट शीट, है ना, मतलब इसमें हम कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो जो आप अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं इनिशियल लेवल पर, वो हो सकता है कि ऐसा हो कि उसमें आपको फर्दर कुछ चेंजेस करने पड़ जाए, तो इसीलिए वो उसको क्या कहा जाता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक, सो ही और शी कलेक्ट्स प्रूफ दैट इज फैक्ट्स और डेटा ऑफ हिज और हर हाइपोथेसिस। ही और शी का मतलब यहाँ पे सिंपली है कि जो आपके रिसर्चर होता है वो सबसे पहले क्या करता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाता है, दैट इज अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, उसके बाद वो डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, देखिए पहले डेटा तो आप कलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आपको किस चीज़ के लिए यहाँ पर रिसर्च करनी है, आपकी प्रॉब्लम क्या है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके बेसिस पे हम फर्दर डेटा कलेक्ट करते हैं। सो बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड, ही और शी असर्ट्स द ट्रुथ और आंसर द क्वेश्चन और सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो इस डेटा के बेसिस पर हम अपनी प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। हमको यहाँ पे पता है कि हमारे पास एक प्रॉपर वैलिड प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन क्या कंसिडरेशन होती है, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं, ये देख लेते हैं। सो अ टॉपिक ऑफ स्टडी मे बी सिलेक्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशन और बाय सम रिसर्चर और रिसर्चर्स हैविंग इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है रिसर्च के लिए, ये कोई इंस्टीट्यूशंस आपके सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके रिसर्चर्स। अभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपकी गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट फर्म्स भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती हैं। ठीक है, सो इन द फॉर्मर केस there could be a wide variety of problems in which institutions are interested. So the institution could be a local body, a government or a corporate enterprise or political party. तो यहाँ पर आपकी जो लोकल बॉडी है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो भी रिसर्च में देख सकती हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, आपके कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस भी हो सकते हैं जिनको किसी भी टॉपिक पे अगर रिसर्च करनी है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट मे बी इंटरेस्टेड इन असेसिंग द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट रिसर्च कर सकती है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्यों इतना बढ़ रहा है, इसके क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिसर्च होती है वो कई बार एक एक फैक्टर्स को कंसिडर करके भी रिसर्च करी जाती है। ठीक, सो अ फर्म मे बी इंटरेस्टेड इन असेसिंग द डिमांड फॉर समथिंग एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट सो एज टू प्लान एप्रोप्रिएट एक्शन रिलेटिंग टू मार्केटिंग, प्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर एंड सो ऑन। अब जो हमारी फर्म्स होती हैं ये रिसर्च किस चीज़ के लिए करती हैं कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन उनका क्या रहना चाहिए, पास्ट में उन्होंने क्या चीज़ें देखी, प्रेजेंट में वो क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं और हमको किस तरीके से अपने फ्यूचर को और बेहतर करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी उनको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। और रिसर्च बेसिकली किन किन एरियाज़ में होती है, आपके मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, कंज्यूमर का बिहेवियर जानने में, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो जो फर्म्स हैं उनको भी अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ते हैं ताकि वो कंज्यूमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो द टॉपिक ऑफ स्टडी मे बी सेलेक्टेड बाय सम इंडिविजुअल रिसर्चर हैविंग इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक इंटरेस्ट। तो अभी हमने बात करी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो रिसर्च है वो जो रिसर्चर्स हैं जिनका इंटेलेक्चुअल या साइंटिफिक इंटरेस्ट है वो भी क्या करते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं। सो द रिसर्चर मे बी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग सम जनरल सब्जेक्ट मैटर अबाउट विच रिलेटिवली लेस इज नोन और लिटिल इज नोन। तो यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं वो जनरली जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बट बहुत थोड़ी नॉलेज है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं अपने रिसर्च के थ्रू। एंड इट्स पर्पस इज़ जस्ट फॉर साइंटिफिक क्यूरोसिटी। और इनका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, सिर्फ साइंटिफिक क्यूरोसिटी। उनको सिर्फ जानना है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं और क्या रीज़न है इसके। ठीक है, सो पर्सन में ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन अ फिनोमिना विच हैज़ ऑलरेडी बीन स्टडीड इन द पास्ट but now it appears that conditions are different and therefore it requires further examining। तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि जो हमारी रिसर्च होती है वो फैक्ट्स पे बेस्ड होती है और हम पास्ट नॉलेज को एज अ बेस बना के फर्दर रिसर्च
करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है हमारे पास जो ऑलरेडी नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, फर्दर एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, तो इसीलिए आगे रिसर्च करी जाती है। लेकिन उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास पास्ट डेटा या पास्ट नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट पर्सन्स में ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन अ फील्ड इन विच देयर इज अ हाईली डेवलप्ड थियोरेटिकल सिस्टम बट देयर इज नीड फॉर रीटेस्टिंग द ओल्ड थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू फैक्ट्स सो एज टू टेस्ट इट्स वैलिडिटी इन द चेंज सर्कमस्टांसेस। तो ऑलरेडी जो हमारे पास थ्योरी है, जो फैक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, वो आउटडेटेड हो जाते हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो उनकी वैलिडिटी भी चेक करना ज़रूरी है कि वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कितने वैलिड है, जो रिसर्च हुई थी वो आज के टाइम के लिए कितनी वैलिड है, वो कितना सही रिजल्ट आपको दे रही है। तो इसके लिए भी क्या किया जाता है, फर्दर रिसर्च किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द टॉपिक ऑफ रिसर्च मे बी ऑफ जनरल नेचर और स्पेसिफिकली नीडेड बाय सम इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, सो इट मे बी ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट और ऑफ प्रैक्टिकल कंसर्न। तो जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है वो इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट का भी हो सकता है, मतलब कि जो आपका रिसर्चर है उसके अंदर क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को जानने के लिए, इसलिए वो रिसर्च कर रहा है, या फिर जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है वो प्रैक्टिकल कंसर्न के लिए है। ठीक है, हम प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को अप्लाई करके देखना चाहते हैं, उन पर रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें, वन में वांट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो चिल्ड्रंस के एजुकेशन पर टेलीविजन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। मोबाइल का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, लैपटॉप, पीसी, ऑनलाइन एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो इन सब चीज़ पे रिसर्च करी जाती है और ये प्रैक्टिकल कंसर्न्स हैं। ठीक, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट्स। हमारी रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से एनहांस हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी फर्म की, इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट्स ऑन इंडियाज इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट अंडरटेकिंग्स। तो ये सब टॉपिक्स पे आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल कंसर्न है। ठीक, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कहाँ से हम रिसर्च प्रॉब्लम को गैदर कर सकते हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज है जहाँ से हमें पता चल सकता है कि किस टॉपिक पे हमको रिसर्च करनी है। ठीक है, सो द फॉलोइंग सोर्सेज में हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम एरियाज। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा बिजनेस प्रॉब्लम्स। देखिए, जो बिजनेस है उसकी कंडीशंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक इन नेचर है। तो जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे तो आपको अपने बिजनेस में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज हो रही हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज को भी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट। सो दे मे बी बिजनेस पॉलिसी प्रॉब्लम, ऑपरेशनल प्रॉब्लम, जनरल मैनेजमेंट प्रॉब्लम और फंक्शनल एरिया प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है, चाहे आपकी बिजनेस पॉलिसी को लेके भी हो सकता है, आपके ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जनरल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम है, या फिर आपके जो फंक्शनल एरियाज हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। सो द फंक्शनल एरियाज आर योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड HRM. So every business research problem is expected to solve a management problem by facilitating rational decision making. तो देखिए, बिजनेस में प्रॉब्लम हर एक एरिया में आ सकती है। अगर मैं मार्केटिंग की भी बात करूं तो मार्केटिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो बिजनेस पर्सन है, बिजनेस फर्म है, उसको रिसर्च करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, ताकि वो मार्केट को कैप्चर कर सके, मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस को क्रिएट कर सके। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको कुछ प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं जिसके बेसिस पर हम फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डे टू डे प्रॉब्लम्स। अब जो हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं ये भी आपके रिसर्च में हेल्प करती है। सो रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी फ्रॉम द डे टू डे एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर। Everyday problems constantly present something new and worthy of investigation, and it depends on the keenness of the observation and the sharpness of intellect of the researcher to knit his daily experience into a research problem. तो जो हमें day to day problems आ रही हैं उनका भी हमें solution चाहिए होता है। तो जो researcher होता है वो काफ़ी curious person होता है और वो proper investigation करता है ताकि वो एक solution तक पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए, ये भी जरूरी नहीं है कि जो आपने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करी है उसका आपको सोल्यूशन मिल ही जाए। हो सकता है आप नियरेस्ट सोल्यूशन तक पहुंचे, आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन ना मिले। ठीक है, तो ये भी चांसेस होते हैं। ओके,
For example, a person who travels in the city buses every day finds it a problem to get in or out of a bus, but a queue system, that is the answer to the problem, facilitates boarding and alighting comfortability. ठीक है, तो अगर हम लोग डे टू डे प्रॉब्लम्स को यहाँ पर कंसिडर करें तो मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जो रोज ट्रैवल करता है, रोज अप एंड डाउन करता है, तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है बस में बार बार चढ़ना फिर उतरना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर क्यू सिस्टम हो जहाँ पर लोग एक ऑर्डर में बस के अंदर चढ़ें और बस से उतरें, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डे टू डे प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं रिसर्च के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड आर कॉन्स्टेंटली ब्रिंगिंग फॉर न्यू प्रॉब्लम्स एंड दस न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द रिसर्च। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते जा रहे हैं, हमारे पास न्यू चैलेंजेस भी आ रहे हैं और साथ में न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, और इसके बेसिस पे हम आगे रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन ऑफ अ न्यू टेक्निक और न्यू प्रोसेस और न्यू मशीन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने अपने बिजनेस फॉर्म में, अपने इंस्टीट्यूशन में अगर कोई नई मशीन को इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो उसका क्या असर पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, हमारे एम्प्लॉयज़ कितना फ्रेंडली हैं उसको यूज़ करने में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक, इसका अगर हम एकदम रीसेंट एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो आपको ही पता है कि इस टाइम पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है और बहुत से लोग अभी भी पॉजिटिव हो रहे हैं, हालांकि रेट कम हो गया है बट स्टिल हो रहे हैं। ठीक, अब गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि सबको यहाँ पर टेस्ट करना, क्योंकि आपको ही पता है कि रिपोर्ट्स टाइम पर नहीं आ रही थी। चाहे आप RT-PCR टेस्ट की बात करो, चाहे एंटीजन तब भी टाइम पे आ जाती है, बट बहुत से लोग हैं जो नहीं करवा रहे थे, या फिर जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो वैलिड नहीं आ रही थी, वो सही नहीं आ रही थी। तो एक तरीके से गवर्नमेंट पूरी कवरेज नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, टेस्टिंग किट इंट्रोड्यूस करी, उसको लॉन्च किया, ताकि जो भी पर्सन अगर टेस्ट करना चाहता है तो वो घर पे खुद से अपना टेस्ट कर सकता है और देख सकता है कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करी है। अब इससे अपॉर्चुनिटीज तो इंक्रीज हुई हैं कि लोग अपने आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होगी, भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी साथ में आएंगी। प्रॉब्लम्स क्या होंगी कि इनको यूज़ कैसे करना है, इसका यूसेज क्या है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, किस तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप इसको ऐसे प्लेनली रोड पे या कहीं भी डंप नहीं कर सकते, इसको भी डिस्पोज ऑफ करने का एक तरीका है। ठीक है, तो इन सब चीज़ पे भी हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनएक्सप्लोर्ड एरिया। ऐसे एरियाज जिनको भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जिनमें अभी नॉलेज बहुत ही कम है, लेकिन उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी अपनी प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो रिसर्च प्रॉब्लम्स कैन बी बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑफ अप्लाइड इंटरेस्ट। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स मतलब ये होता है कि जो आपको सामने से दिख नहीं रही है। ठीक है, एक होती है कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स, एक होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो कि विजिबल नहीं है, बट हम एक चीज़ें अज्यूम करते हैं, उसके बेसिस पर रिसर्च करते हैं। और कॉन्क्रीट मतलब जो कि आपके सामने है। ठीक, और कई बार जो हमारी अप्लाइड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो द रिसर्चर में आइडेंटिफाई द एरियाज इन विच मच वर्क हैज़ बीन डन एंड द एरियाज इन विच लिटिल वर्क हैज़ बीन डन और एरियाज इन विच नो वर्क हैज़ बीन डन। तो जो रिसर्चर होता है वो ऐसे एरियाज को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है जहाँ पर बहुत ही कम काम हुआ है या फिर बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उस चीज़ के लिए अभी तक किसी ने सोचा नहीं है। ठीक है, सो ही मे सेलेक्ट दोज एरियाज विच हैव नॉट बीन एक्सप्लोर्ड सो फार और एक्सप्लोर्ड वेरी लिटिल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ वंस ओन इंटरेस्ट। अब जिस भी पर्सन या रिसर्चर का किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में ही रिसर्च करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर आपका कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है तो आप उसमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं। ठीक है, सो रिसर्चर में ऑल्सो सेलेक्ट अ प्रॉब्लम फॉर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम अ गिवन थ्योरी इन विच ही हैज कंसिडरेबल इंटरेस्ट। तो अगर आप में से कोई भी फर्दर PhD करना चाहता है कभी, तो आपके लिए फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, सो इन सच सिचुएशन द रिसर्चर मस्ट हैव अ thorough knowledge of that theory and should be able to explore some unexplained aspects or assumptions of that theory. So his efforts
should revalidate or modify or reject the theory. जब भी रिसर्चर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉपिक सेलेक्ट करता है या फिर एरिया सेलेक्ट करता है कि जिस पर उसको रिसर्च करनी है, तो उसको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए अपने टॉपिक की, अपने पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, ताकि वो यहाँ पे डिफाइन कर सके कि अगर वो इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहा है तो क्यों करना चाह रहा है, किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहता है और उसके रिसर्च से क्या फ़र्क पड़ेगा। जो ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज है वो रिवैलिडेट होगी, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, या फिर जो थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उसकी जो रिसर्च है वो उनको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्चर के पास प्रॉपर थॉरो नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट या फिर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुक्स, थीसिस, डिसर्शन, एब्स्ट्रैक्ट्स एंड आर्टिकल्स। अब आपकी जो बुक्स हैं, थीसिस हैं, जर्नल्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स, आर्टिकल्स, ये सब भी आपके सोर्सेज बनते हैं प्रॉब्लम के, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी पिछले वीडियो में अपने, जब हमने डिस्कस किया था कि लिटरेचर रिव्यू रिसर्च में इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप कोई टॉपिक यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस पर अभी तक कितनी स्टडी हुई है, उस पर अभी तक कितना काम हुआ है और आप आगे इसमें क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये आपको जो आपके पास जर्नल्स हैं ऑलरेडी, जो आर्टिकल्स हैं, जो डिसर्शंस हैं, थीसिस हैं, उनसे थोड़ा आइडिया मिलता है, ठीक है। वहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि अभी तक जो रिसर्च हुई है वो किन किन प्रॉब्लम्स को कंसिडर करके हुई और कौन से एरियाज को अभी यहाँ पर किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, ठीक। तो स्पेशल असाइनमेंट्स इन टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च थीसिस, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, research articles in research journals etc. are resources for problem seekers। तो आप इनके थ्रू भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो दीज सोर्सेज में सजेस्ट सम एडिशनल एरियाज ऑफ रिसर्च नीडेड। हो सकता है कि जो रिसर्च हुई है वो किसी एक फैक्टर को कंसिडर करके हुई है, दूसरे फैक्टर को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं किया गया, उसको इतना प्रेफरेंस नहीं दिया गया, तो आप क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी रिसर्च हुई है उसको बेस बना के नेक्स्ट फैक्टर को यहाँ पे कंसिडर करके अपनी रिसर्च कर सकते हैं। सो मेनी ऑफ द रिसर्च थीसिस एंड आर्टिकल्स सजेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन विच में प्रूव फ्रूटफुल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या सोर्सेज होते हैं प्रॉब्लम के, कहाँ से हम प्रॉब्लम्स को गैदर कर सकते हैं। अब किन पॉइंट्स को हमें याद रखना है जब हम प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा द टॉपिक सेलेक्टेड शुड बी ओरिजिनल और एटलीस्ट लेस एक्सप्लोर्ड, ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि जो आप टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम के लिए वो ओरिजिनल होना चाहिए और कम एक्सप्लोर हुआ होना चाहिए। अगर उस पर ऑलरेडी काफी लोगों ने रिसर्च कर रखी है, ठीक है, हर एक टॉपिक को एक्सप्लोर कर रखा है, तो आपके रिसर्च करने का कोई फायदा नहीं होगा, वो रिसर्च कहलाएगी ही नहीं, वो डुप्लीकेसी कहलाएगी, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू फिल द गैप्स इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज और टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स एंड नॉट टू रिपीट ऑलरेडी नोन फैक्ट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी रिसर्च का पर्पस है वो क्या है कि एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसमें क्या गैप है। जो अभी आप रिसर्च देख रहे हैं, जिसे जो आपने रिसर्च अभी पढ़ी है, मान लेते हैं आपने कोई एक टॉपिक पे रिसर्च यहाँ पर काफी जर्नल्स पढ़े, ठीक है, और आपको क्या लगता है कि आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं वो इस गैप को फिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या फिर आपने वही टॉपिक ले लिया है जो इसको ऑलरेडी एक्सप्लोर किया जा चुका है। तो अगर ऐसे टॉपिक लिया है तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उस पर काफी रिसर्च हो चुकी है। तो आपकी रिसर्च का पर्पस यही होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें आपकी रिसर्च कैसे गैप को फिल कर सकती है, ठीक है। Therefore, a preliminary survey of the existing literature in the proposed area of research should be carried out to find out the possibility of making an original contribution, ठीक है। मैंने आपको बताया यही चीज कि लिटरेचर रिव्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी हैं उनको स्टडी करना इम्पोर्टेंट, ताकि आपको ये पता चल सके जो आपने प्रॉब्लम यहाँ पे फॉर्मुलेट की है, जो प्रॉब्लम आपने यहाँ पे कंसीडर करी है वो कितनी वैलिड है, वो कितनी ओरिजिनल है। ऐसा तो नहीं उस पर ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च हो चुकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था कि जो हाइपोथेसिस होता है आपका वो क्या होता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, क्योंकि आप जब डिफरेंट रिसर्च पढ़ते हो, डिफरेंट जर्नल्स पढ़ते हो, तब आपको आइडिया मिलता है कि मैंने जो प्रॉब्लम यहाँ पर सेलेक्ट करी है उसमें मुझे कितने चेंजेस करने की ज़रूरत है। और जब आपकी प्रॉब्लम में चेंजेस आएंगे, अपनी प्रॉब्लम में चेंजेस करेंगे, तो आपको अपने हाइपोथेसिस में भी थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। सो नॉलेज अबाउट प्रीवियस रिसर्च विल सर्व
एट लीस्ट 3 पर्पस। तो अगर आपने प्रीवियस रिसर्च को स्टडी किया है तो इससे आपके कौन कौन से पर्पस सॉल्व होंगे। सबसे पहला पॉइंट है दैट इट विल इनेबल द रिसर्चर टू आइडेंटिफाई हिज स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर रिसर्च। तो आपको यहाँ से पता चल पाएगा कि आपको स्पेसिफिकली कौन सी प्रॉब्लम पे यहाँ पर रिसर्च करनी है, कौन सी प्रॉब्लम कंसिडर करके आपको रिसर्च करनी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है दैट इट विल एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने वही टॉपिक लिया जिस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगी, वो डुप्लीकेशन कहलाएगी। तो आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जो पहले से ही जर्नल्स आर्टिकल्स हैं, अगर उनको स्टडी करते हैं तो आपको ये आइडिया मिल जाता है कि आपने जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करी है, जो प्रॉब्लम आपने ली है, उस पर ऑलरेडी स्टडी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है that it will give him valuable information on the merits and limitations of the various research techniques which have been used in the past। अब देखिए different research techniques होती हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब जो हमने टेक्निक यूज करी है पास्ट में, उनकी मेरिट्स क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या रही, इससे हमको आइडिया मिल जाता है कि हमें अपनी फर्दर रिसर्च में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज टू डिस्कस इट विद दोज हु फर्स्ट रेज्ड इट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ इट ओरिजिनली केम अप एंड व्हाट वाज इन द माइंड ऑफ द पीपल हु रेज्ड इट। जो भी पर्सन ने जब किसी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचा, ऐसा तो कोई एक पर्सन होगा ना जिसने सबसे पहले किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करी होगी, तो उन्होंने क्या सोच कर उस टॉपिक पे रिसर्च करी, कहाँ से उनको ये आइडिया आया कि उनको इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर उठाना चाहिए और इस पर रिसर्च करनी चाहिए, ये भी जानना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हो सकता है कि जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो अलग है और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है, तो रिसर्च का तरीका भी अलग हो जाएगा। आप जो ऑलरेडी रिसर्च हुई है उसको बेस बना के अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव्स हर एक रिसर्च के अपने अलग होते हैं। ठीक है। सो द मोर जनरल द ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, द मोर द नेसेसिटी ऑफ प्रिलिमिनरी डिस्कशन अबाउट इट्स नेचर। द रिसर्च प्रॉब्लम शुड डिफाइन द गोल ऑफ द रिसर्चर इन क्लियर टर्म्स। मैंने आपको बताया ना कि हर एक रिसर्च का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, अपना एक गोल होता है। जिस पर्सन ने भी फर्स्ट टाइम रिसर्च करी होगी उनका कुछ अलग गोल, अलग ऑब्जेक्टिव रहा होगा। उसके बाद किसी ने अगर रिसर्च करी है, उस टॉपिक और एक्सप्लोर किया है, तो उनके गोल, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी अलग होंगे। तो हर एक रिसर्चर का गोल और ऑब्जेक्टिव अलग होता है और ये क्लियर टर्म्स में आपको डिफाइन करना होता है कि अगर आप एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आप इससे क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। ठीक है। सो इट मीन्स दैट अलोंग विद द प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोजल शुड एडिक्वेटली बी स्पेल्ड आउट। ठीक है ना। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव आपको क्लियरली डिफाइन करने होते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। अगर आप पीएचडी के लिए फर्दर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है और रिसर्च प्रपोजल में भी आपको ये मेंशन करना होता है कि अगर आपने ये टॉपिक लिया है तो आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल क्या है। ठीक है। सो विदाउट अ क्लियर कट आइडिया ऑफ द गोल टू बी रीच्ड, रिसर्च एक्टिविटीज वुड बी मीनिंगलेस। अब आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। सबसे पहला पॉइंट यही आता है, अगर आप कभी भी इंटरव्यू दोगे पीएचडी के लिए तो सबसे पहला पॉइंट आपसे ही पूछेंगे कि आपको इस टॉपिक पे रिसर्च क्यों करनी है, क्यों करना चाहते हो। तो आपके पास एक वैलिड आंसर होना चाहिए। आपको अपने गोल, अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली पता होने चाहिए, क्योंकि अगर यही नहीं पता है तो आप अपनी रिसर्च को आगे तक नहीं लेके जा पाओगे। क्योंकि रिसर्च आपका बहुत, कह सकते हैं कि मेहनत वाला काम है। 4 साल से 5 साल आपको इन्वेस्ट करने होते, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वो मुझे क्यों करना है। ठीक है। सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप कि आज हमने जितना भी डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा और अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।